हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल सक्सेस सागर विद रवि। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सीजीएल 2023 को टारगेट करके मैं ये सीरीज चला रहा हूँ जिसमें क्लोज टेस्ट और पीकी वाले से क्वेश्चंस का डिस्कशन करता हूँ रिकॉर्डेड क्लास में। और जो लाइव क्लास आपकी चलती है उसमें तो आपका 2022 के क्वेश्चंस के पूरा सेट का पूरे 25 क्वेश्चन के सेट के ही प्रैक्टिस करवाता हूँ। चलिए समय को वेस्ट किए बगैर आपके क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। बट बिफोर आई बिगिन, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द ब्यूटीफुल बेल आइकन देयर सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड अबाउट ऑल द अपकमिंग लेसन्स। चलिए आज की क्लास में रोज शुरू करेंगे क्लोज टेस्ट से। ये रहा क्लोज टेस्ट। कहाँ पूछा गया ये? सीजीएल 2020 टीयर 1। और इसमें हम दो तरह के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, एक होगा क्लोज टेस्ट, दूसरा होगा पीक्यूआरएस। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। यह है हमारा पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट। चूंकि मैं इसे समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ तो थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन समझने में हम कहीं से कोई कमी नहीं करेंगे ताकि ये उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल हो सके जो बच्चे अपने आप को क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस में काफ़ी कमज़ोर फील करते हैं। तो कमज़ोर फील करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम स्टडीज़ करेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आसान हो जाएंगी। लेट्स बिगिन। आप देख रहे हैं कि यहाँ का सब्जेक्ट है वाटर, यहाँ कॉमा लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो कॉमा के बाद जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो इसी के लिए लिखी गई हैं। यहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक। कॉमा छूटा हुआ है लेकिन कॉमा यहाँ पे होना चाहिए था। वाटर के बारे में बात हुई है, यानी इस वाटर के लिए जो वर्ब आएगा वो यहाँ आएगा और उसी वर्ब को इसमें से लगाना है। एक एंड्योर्स, सर्वाइव्स, लास्ट या एग्जिस्ट्स, इन्हीं में से किसी एक को जो है चूज करना है। तो चेक करते हैं भाई, वाटर क्या है? एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है, कंपोज्ड ऑफ, यहाँ पे ये कंपोज्ड ऑफ केमिकल एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये पूरा का पूरा जो है इस सब्सटेंस को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, इसीलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा। ठीक है ना, एडजेक्टिव फ्रेज। अच्छा, एडजेक्टिव फ्रेज बनने के पहले ये रहा होगा एक क्लॉज। तो यानी ये क्या बनेगा आपका? जो क्लॉज रहा होगा बता दूं मैं, चूंकि सब्सटेंस एक नॉन लिविंग थिंग है तो विच इज होना चाहिए था। विच इज कंपोज्ड ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये इसमें होना चाहिए था। तो सेंटेंस क्या बनेगा पूरा यहाँ से यहाँ तक? वाटर अ सब्सटेंस, एक तरह का पदार्थ, विच इज कंपोज्ड ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स, कौन कौन से? जिससे मिल के बना है। कंपोज्ड ऑफ मतलब होता है मिल के बना होना, जो कि मिल के बना होता है किससे? जो केमिकल एलिमेंट्स हैं, यानी जो रासायनिक तत्व हैं उनसे। और वो कौन कौन से हैं? वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अब जाहिर सी बात है कि वाटर के बारे में यहाँ बता दिया। अब इसी वाटर का यहाँ हमें वर्ब यूज करना है। अब इन्हीं चारों में से एक वर्ब यूज करना है। एंड्योर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सहना, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्लम्स, हो गया ना, मतलब सहना किसी चीज को, सहना। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं इसे। सर्वाइव का मतलब क्या हो जाएगा? टू कंटिन्यू टू लिव, टू कंटिन्यू टू लिव इन स्पाइट ऑफ, जगह थोड़ा कम है इसमें जुगाड़ लगा के लिख दे रहा हूं मैं, डिफिकल्टीज। टू कंटिन्यू टू लिव इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज। लास्ट का मतलब क्या होता है? चलना, टू रन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ समय तक के लिए किसी चीज का चलना इज कॉल्ड लास्ट। अच्छा, लास्ट का मतलब एट द एंड, अंतिम भी होता है, लेकिन चूंकि यहाँ एस लगा हुआ है तो लास्ट वर्ब भी होता है। तो जब अंतिम का सेंस में लास्ट होगा तो एडवर्ब हो जाएगा वहाँ पे, और लास्ट एडजेक्टिव की तरफ यूज होता है, लेकिन एस लगा हुआ है तो इसका ये मतलब है कि ना तो ये एडजेक्टिव है ना तो ये एडवर्ब है, ये है वर्ब। अब एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? आपका अस्तित्व में होना, है ना। टू लिव, टू लिव, किसी चीज के अस्तित्व में रहना मतलब बने रहना। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो वाटर के बारे में बात कर रहा है, तो इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, सर्वाइव और लास्ट और एंड्योर की बात नहीं हो रही है, बस उसका अस्तित्व में होना। वो रहता है, किस फॉर्म में रहता है? वाटर जो है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ये दिया हुआ है इन गैसियस, मतलब गैस के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, एंड सॉलिड स्टेट्स के फॉर्म में। जैसे होता नहीं है आपका कि वाटर का ही फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि बर्फ जमा दिया आपने, सॉलिड के में चला गया, वाटर है ही उसका स्टेट लिक्विड वाला। दूसरा गैसियस, जो भाप, जो वेपर होते हैं बन के निकलता है, उसे कहा गया। तो वाटर कई स्टेट में रह सकता है, उसके बारे में। स्टेट मतलब यहाँ पे राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब यहाँ पे जो है उसकी अवस्था के, उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। तो ये रहा पहला वाला ब्लैंक, तो फिल हुआ। पहले वाले में होगा एग्जिस्ट्स। आइए आगे वाले में देखते हैं। हो गया गैसेस, लिक्विड फॉर्म। इट इज,
चार ऑप्शन है, यूनिक, सिंगल, लोन। लोन का मतलब भी वही अलोन ही होता है, किसी पर्सन का अकेले होना, है ना। सिंगल मतलब इकलौता। आगे बन गया आपका वन। अब हमें ये चूज करना है कि इन चारों में से वहां होगा कौन। सबसे पहली बात समझिए, जैसे कि ऑफ हम यूज कर रहे हैं, प्रेपोजिशन ऑफ, तो ऑफ दो तीन बातें बता सकता है। जैसे अगर मैंने लिख दिया वन ऑफ, टू ऑफ, थ्री ऑफ, तो यहां पे जो आएगा टोटल आएगा, टोटल। यानी इसका यह मतलब है कि पूरा रहेगा, इसका एक हिस्सा होगा। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं द पेन ऑफ राम, तो यहां पे जो ये ऑफ है ये बता रहा है पोजेशन। ये क्या बता रहा है? पोजेशन, ठीक है। तो यानी कि पेन पे किसका अधिकार है? राम का अधिकार है। आप चाहें तो ऑफ का एक और यूज देख सकते हैं, द कलर ऑफ द पेन, द कलर ऑफ द पेन। अब यहां पे जो ऑफ है ये पोजेशन नहीं बता रहा, पार्ट और टोटल नहीं बता रहा, बल्कि ये बता रहा है रिलेशन। ये क्या बता रहा है? रिलेशन। यानी कि जो कलर है इसका रिलेशन किससे है? पेन से है। हमें ये पता करना है कि यहां पर जो हमें यूज करना है वो क्या होना चाहिए। तो ये जो ऑफ लगा है ना, ऑफ, अब यानी कि ऑफ के पहले कुछ ना कुछ तो आएगा। ऑफ द ऑर्डरलेस लिक्विड, क्या नहीं, ऑर्डरलेस, ऑफ द मोस्ट प्लेंटीफुल। ये जो प्लेंटीफुल है इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, और जो एसेंशियल है इसका मतलब है कि अनिवार्य, मुख्य रूप से जिसकी आवश्यकता है, कंपाउंड्स। देखिए दो दो ब्लैंक हैं, तो हम चेक करेंगे। मतलब कि इट इज, ये इट किसके लिए लगा हुआ है? वाटर के लिए। कि ये है, ये क्या है? यूनिक ऑफ द ऑर्डरलेस लिक्विड, सॉरी, इट इज क्या लिखा हुआ? इट इज यूनिक ऑफ द मोस्ट प्लेंटीफुल एंड एसेंशियल, सिंगल, या फिर लोन। ये सब की बात अगर करेंगे ना तो एडजेक्टिव्स हैं। जबकि यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो भी ये चीज़ें हैं, जो कंपाउंड्स हैं, उनमें से कोई एक है। यानी जो सेंस यहाँ पे आ रहा है वो पार्ट और टोटल का आ रहा है। तो इसलिए जो हमें यहाँ चूज करना चाहिए वो वन, जो कि नाउन इक्विवेलेंट है, इनमें से एक निकाला गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो वाटर है वो ये जो प्लेंटीफुल और जो एसेंशियल, अब यहाँ पे कुछ लगाना है जो आगे ब्लैंक में रहेगा, तो जो कंपाउंड्स हैं सब, उनमें से वो एक है। अब आगे मैं थोड़ा बढ़ता हूँ, वहाँ दोबारा समझाऊंगा, समझ में आएगा। ऑक्सीजन क्या लिखा हुआ है? एग्जिस्ट्स, ये रहा। दूसरा क्या बन जाएगा? इट इज वन ऑफ, ठीक है। अब बच गया 23। बाय जो होती है डूअर की प्रेपोजिशन हो सकती है, डेडलाइन की प्रेपोजिशन हो सकती है, और ट्रांसपोर्टेशन की प्रेपोजिशन हो सकती है। टाइम वगैरह के लिए बहुत सारे होते हैं यूज इसके, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। बाय इन क्या बताता है? टाइम। इन क्या बताता है? एरिया। फॉर क्या बताता है? पर्पज। क्या बताता है? पर्पज। ये बता सकता है टाइम, है ना। ऑफ के बारे में तो भी हमने देखा ही है। अब हमें ये फिट करना है कि आखिर बाई लगेगा कि इन लगेगा कि और फॉर लगेगा कि ऑफ लगेगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो बड़ा आसान सा है। चलिए एक बार ज़रा चेक करने की हम इसे कोशिश करते हैं कि क्या होना चाहिए। तो इट इज़, मैं ऊपर से दूसरे से ही पढ़ रहा हूँ अभी, आप लोग दूसरा वाला देखते रहें। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्लेंटीफुल एंड एसेंशियल ऑफ कंपाउंड्स। ऑफ ही होगा यहाँ पे, वाटर टोटल। यानी हमारे पास तो कंपाउंड्स कई सारे हैं, वो जो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास बहुत सारे, जो हमारे पास जो बहुत सारे कंपाउंड हैं, उनमें से वो वाले कंपाउंड जो पर्याप्त, बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में हैं और जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं, वाटर उनमें से एक है। आ गया। अब बात आती है अ टेस्टलेस। अब जाहिर सी बात है, अ लगा है तो डिटर्मिनर है। अगर डिटर्मिनर है तो यहाँ पे हमें किसकी बात करनी पड़ेगी? किसी न किसी नाउन की। टेस्टलेस एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब क्या निकल गया? टेस्टलेस मतलब जिसमें स्वाद ही ना हो। ऑर्डर मतलब होता है महक, लेस मतलब माइनस कर दीजिए, महक मतलब हटा दीजिए उसको। तो ऑर्डरलेस का मतलब ये निकल गया यहाँ पर कि जिसमें महक ना हो, लिक्विड। हालांकि जो लिक्विड है यहाँ पे एक अनकाउंटेबल ही है, लेकिन मुद्दा कहने का ये है कि टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस लगा देने से हम टाइप ऑफ लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो टाइप ऑफ लिक्विड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अ का यूज कर सकते हैं। तो एक तरह का लिक्विड क्या, जिसमें न तो कोई स्वाद है, जिसमें न तो कोई महक है, न तो कोई सुगंध है, न महक है, एट रूम टेम्परेचर। कब की बात हो रही है ये? कि जब रूम टेम्परेचर पे होता है तो न तो उसमें महक होता है, न तो उसमें कोई स्वाद होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब इट हैज़ द इम्पॉर्टेंट, इट कौन है? इसके पास क्या है? सबसे महत्वपूर्ण। अब हमें आगे बढ़ना है। ये ऑफ तो लग गया वहाँ पे, थोड़ा आगे आ जाइए, एक बार फिर से लिख दूँ मैं इसको। ये हो गया exists. What about this one? One of the most plentiful and essential of compound, a tasteless and odorless liquid at room temperature. It has the important, क्या important? Knack,
अबिलिटी, कॉम्पिटेंस या प्रोफिशिएंसी, इन्हीं में से कोई एक हमको लेकर के चलना है। तो क्या बनेगा, आगे क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट, इनमें से कोई लगाना है। टू डिसॉल्व, डिसॉल्व का मतलब आपको पता होना चाहिए, मतलब घुला देना किसी चीज को, डिसॉल्व, यही है ना। अगर मैं डिसॉल्व की बात करूं, अगर मैं डिसॉल्व की बात करूं तो क्या होगा ये, टू मेक समथिंग, मेक समथिंग टू बिकम लिक्विड। डिसॉल्व करने का मतलब ये होगा कि किसी चीज़ को जो है लिक्विड बना देना, मतलब घोल देना उसे। तो कहने का मतलब ये है कि जो वाटर है वो उसके अंदर है, उसके पास है क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इनमें से कोई एक जो कि डिसॉल्व कर देता है मेनी अदर सब्सटेंसेस को, किसी दूसरे पदार्थों को। तो मैं समझाता हूँ, जो नैक वर्ड होता है, नैक, नैक का मतलब भी स्किल एंड अबिलिटी होता है टू डू समथिंग, ठीक है। अबिलिटी का मतलब क्या होता है, पावर टू डू समथिंग, पावर टू डू समथिंग। कॉम्पिटेंस का मतलब भी वही होता है, स्किल एंड अबिलिटी। प्रोफिशिएंसी का मतलब भी वही होता है, स्किल एंड अबिलिटी, स्किल एंड अबिलिटी। अब मुद्दा ये है, लगाया क्या जाए, सबका मतलब तो मिला जुला करके सेम ही होता है। तो पहचानने का तरीका आप यहाँ देखेंगे कि हिंट दिया हुआ है टू फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि इन्फिनिटिव आया हुआ है। आपको अगर नहीं पता तो आप ये बात जान लें, इनमें से जितने वर्ड लिखे गए हैं, इन्फिनिटिव अगर किसी के साथ लिखते हैं तो वो अबिलिटी के साथ लिखते हैं। तो ये हिंट हमें काम कर गया ना, यानी कि ये इन्फिनिटिव वाला फॉर्म ना तो इसके साथ, ना तो इसके साथ, ना तो नैक के साथ जनरली आता है। नैक के बाद अगर टू आएगा तो वो जो टू आने वाला, जो नैक के बाद वाला टू होगा वो होगा प्रेपोजिशन, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो यहाँ आईएनजी फॉर्म तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि इन्फिनिटिव आया तो सही वर्ड क्या होना चाहिए यहाँ पे, अबिलिटी होना चाहिए। यानी कि जो वाटर है उसके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण अबिलिटी, ताकत होती है, जो दूसरे पदार्थों को भी क्या करता है, घोल देता है, उसको लिक्विड बना देता है। यहाँ पे क्या आया हुआ है, एक वर्ड आया हुआ है इंडीड। इंडीड समझते हैं आप लोग, वास्तव में, वास्तव में ये तब हम यूज करते हैं जब किसी बात पर हमें जो है जोर देना हो। इंडीड द ऑफ वाटर, मतलब इसी किसी चीज़ की बात हो रही है, वाटर की जो भी चीज़ हो। एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, विलायक, जो घोल दे किसी चीज़ को, घोलने का काम करे। मतलब कि वाटर के अंदर जो भी चीज़ है, जो भी बात हो रही है, आगे देखेंगे हम लोग, एज अ सॉल्वेंट के रूप में जो विलायक का काम करता है, इज एसेंशियल, ये बहुत ही अनिवार्य है टू लिविंग ऑर्गन्स, टू लिविंग ऑर्गन्स, ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है, आपका जीव होता है, जो छोटे मोटे जीव होते हैं ना, जो क्रीचर्स होते हैं। मतलब कोई भी प्राणी जो धरती पर है, उसको जीने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता होती है, वाटर की कोई चीज़ है। तो आइए देखते हैं वाटर की कौन सी चीज़ है, आगे वाले स्लाइड में दिख जाएगा हमें वो। यहाँ पे पहले वाले में हमने क्या लिखा था, एग्जिस्ट्स। दूसरे वाले में क्या लिखा था, इट इज़ वन ऑफ। यहाँ पे भी वन था, यहाँ पे भी वन था। ऑर्डरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इट हैज़ द इम्पॉर्टेंट क्या, अबिलिटी। यहाँ शायद अबिलिटी ही था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक इट। चौथे में क्या लिखा था मैंने, यहाँ पे फोर्थ में अबिलिटी ना लिख ही लेते हैं, यहाँ पर भी अबिलिटी की बात हुई थी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें हम लोग। अब अबिलिटी टू डिसॉल्व मेनी डिसऑर्डर, हाँ अब इंडीड की बात आ गई। इंडीड द क्या, वैलिडिटी, वरासिटी, वर्सैलिटी, वर्सेटिलिटी, ठीक है, वर्सैलिटी, वर्सेटिलिटी एंड वेलोसिटी, ये देखिए चार वर्ड्स हैं। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग वैलिड, द स्टेट ऑफ बीइंग लॉयल, द स्टेट ऑफ बीइंग लॉयल हो गया। वेरासिटी का मतलब क्या होगा, देखिए मैंने लिखा भी है यहाँ पे, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू और करेक्ट, द हैबिट ऑफ टेलिंग द ट्रूथ, मतलब किसी बात के सत्य होने की जो बातें हैं। तो सत्यता की बात तो वहाँ हो ही नहीं रही वाटर की, इसको हटा दीजिए। आगे वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेग होता है। ये लिखा है क्या मैंने आपको, वर्सेलिटी, अच्छा वर्सेलिटी की स्पेलिंग गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, कुछ गड़बड़ हुआ है, चलो ठीक है। ये क्या बनना चाहिए आपका, वर्सेटिलिटी होना चाहिए था, ये स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको देख लीजिएगा आप लोग। उसकी मीनिंग क्या है आपकी, अबिलिटी टू अडेप्ट और बी अडेप्टेड टू मेनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटी। कई बार आप लोगों ने सुना होगा किसी एक्टर के बारे में, जब आप मूवीज वगैरह देखते होंगे,
कि ये बड़ा ही वर्सेटाइल एक्टर है। वर्सेटाइल, उसी वर्सेटाइल से बना हुआ है वर्सेटिलिटी। वर्सेटाइल एक्टर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एक्टर जो अपने अंदर बहुत सारी खूबियों को रखा हुआ है और समय के अनुसार अपनी सारी चीज़ों को वो बदल लेता है। समझ में आई बात? सिचुएशन को चेंज कर लेता है। तो वही बोला गया कि वाटर की जो वर्सेटिलिटी है, यानी कि जो उसकी क्वालिटी है, अलग अलग चीज़ों के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करना एज अ सॉल्वेंट, घोलने के रूप में, विलायक के रूप में, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी जीवित प्राणी हैं उनके लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आते हैं हम लोग पी की वायरस पे। सेंटेंसेज ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो in jumbled order. Arrange the sentences in the right order to form the meaningful and coherent paragraph. ये आपका एक पीकी वायरस का सेंटेंस है और इस पीकी वायरस के सेंटेंस को हमें सॉल्व करना है। तो आइए जरा इसे सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, इन्हीं चारों में से एक चूज करना है। BCAD, CADB, दूसरा है ADBC और चौथा है CBDA, यानी कि 4 ऑप्शन हैं हमारे पास। अब हम देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ एवर आर इट्स ऑयल। देखिए हाउ एवर भी आ गया, ठीक है, उसके बाद इट्स ऑयल, तो किसका ऑयल? सबसे पहले वो चीज़ खोजनी पड़ेगी। तो इट्स, तो यानी कि ए पहला नहीं हो सकता, तो ए पहला नहीं हो सकता तो इसको उड़ा दीजिए। आई बी देखते हैं। कोकोनट प्रोडक्ट्स आर यूज्ड टू मेक एवरीथिंग फ्रॉम क्लोथिंग टू एनिमल फीड टू ब्यूटी क्रीम्स। देखें यहाँ पे ये फ्रॉम है ना, इसके साथ एक टू ये आया, एक टू ये आया, यानी कि जो कोकोनट प्रोडक्ट्स होते हैं, कोकोनट से बने हुए उत्पाद, नारियल से बने हुए उत्पाद, उनको यूज़ किया जाता है, आर यूज्ड, उन्हें यूज़ किया जाता है पैसिव वॉइस से। किस लिए? टू मेक, बनाने के लिए, एवरीथिंग, हर एक चीज़ को बनाने के लिए। कहाँ से कौन कौन सी चीज़, इसका रेंज दे दिया, रेंज बताने के लिए होता है। मतलब कपड़ों से लेकर के जानवरों के भोजन तक से लेकर के जो ब्यूटी क्रीम्स होती हैं वहाँ तक, यानी ब्यूटी क्रीम्स में भी यूज़ में आता है, कपड़ों में भी यूज़ में आता है, यानी एनिमल फीड, जानवरों को खाने के भी काम में आता है। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि क्या बी के साथ, बी से सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। अगर बी से सेंटेंस की शुरुआत होगी तो उसके बाद सी आना चाहिए। जरा चेक करते हैं सी। द कोकोनट इज अ वेरी यूजफुल प्लांट विद अ वाइड रेंज। मतलब जो कोकोनट है वो एक बहुत ही यूजफुल, एक बहुत ही उपयोगी पौधा होता है विद अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, मतलब इसके कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं बीइंग सोर्स्ड फ्रॉम इट। ये पैसिव दिया हुआ है, जो कि बनाए जाते हैं किससे? इससे, मतलब कोकोनट से बहुत सारे उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं, बहुत सारे उपयोगी प्रोडक्ट, उत्पाद बनाए जाते हैं, और इसलिए ये एक बहुत ही उपयोगी पौधा होता है। अब देखिए मुद्दा ये है सॉरी, यहाँ क्या बोला गया आपके पहले वाले सेंटेंस बी में कि कोकोनट प्रोडक्ट्स आर, उनको यूज किए जाते हैं, प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स की बात तो बाद में आएगी, सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि आखिर कोकोनट होता क्या है। तो कोकोनट्स में अगर हम इन सारे सेंटेंस का डी तो हो नहीं सकता, सी और बी में से कोई एक शुरू होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि यूजफुल प्लांट है ये वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे रेंज हैं। तो पहले हम बताएंगे ना कि बहुत सारे रेंज हैं, उसके बाद में हम बताएंगे रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो जो फ्रॉम से टू दिया हुआ है रेंज वो है, यानी एक बात तो तय है कि सेंटेंस की जो शुरुआत है वो बी से नहीं हो सकती। ये सेंटेंस की जो शुरुआत है हमें इसे शुरू करनी पड़ेगी किससे? दूसरे से और चौथे से, मतलब सी से ही करनी पड़ेगी। अब हमें ये देखना है कि सी के बाद क्या आएगा, ए, या सी के बाद आएगा बी। समझते हैं। कोकोनट दिया है यहाँ पे ना, द कोकोनट इज अ वेरी यूजफुल प्लांट विद अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग सोर्स्ड फ्रॉम इट। मतलब बहुत ही एक उपयोगी पौधा है और इससे बहुत सारे उपयोगी पदार्थ, वो प्रोडक्ट्स जो है हम बनाते हैं कोकोनट से। अब बात आती है इसके बाद, चले रेंज की बात यहाँ हुई है, कैसा रेंज, तो रेंज की बात तो बी ही होगी, यानी क्लियर हो गया कि सी के बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो बी भी हो गया आपका, ब्यूटी क्रीम्स तक बनाया जाता है। फिर डी क्या बनेगा? इट्स कर्नल। कर्नल समझते हैं, कोकोनट को तोड़ करके जो उससे गरी होती है ना, खाते हैं लोग ना तोड़ करके अंदर का गरी, उसकी बात हो रही है। हम क्यों हार्वेस्टेड, मतलब काटा जाता है, फसल काटना, क्यों काटा जाता है, उसको काट क्यों निकाला जाता है? फॉर इट्स एडिबल, एडिबल मतलब खाने योग्य, फ्लेश, जो अंदर टुकड़ा होता है, जो हार्ड सरफेस होता है ना, उसके अंदर का जो टुकड़ा व्हाइट वाला और पीछे थोड़ा काला काला होता है या डार्क ब्राउन होता है, उसी को कहते हैं वो कर्नेल। तो ये जो होता है खाने के लिए तोड़ा जाता है, एंड डिलीशियस वाटर, और जो उसका वाटर होता है ये उसके लिए। वाइल इट्स हस्क, हस्क मतलब जो उसका भूसी होता है वो क्या होता है, इज यूज्ड फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग फाइबर्स, यानी कि उसकी जो भूसी होती है, हस्क मतलब भूसी होता है, वो उसके स्ट्रॉन्ग जो रेशे होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग, जो ताकतवर रेशे, स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं, उसके लिए उसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब डी के बाद क्या बनेगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हालांकि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हालांकि वो क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसकी ऑयल्स हैं,
इसका जो ऑयल्स निकलते हैं उसके बारे में बात हो रही है। किस लिए? विच आर एक्सट्रैक्टेड, जो निकाला जाता है, जिसको प्रोसेस किया जाता है और मार्केटेड, उसको बेचा जाता है। क्या कहता है? फॉर कलिनरी, मतलब समझते हैं क्या होता है? खाना वाना, मतलब कुकिंग के लिए जो यूज़ करते हैं तेल, वो हो गया। मेडिसिनल यूज़, मतलब मेडिसिन के लिए, या फिर कॉस्मेटिक यूजेस अलाइक, मतलब सबके लिए इसका बहुत सारा यूज है। तो ये पैसेज बड़ा, मतलब ये जो पैराग्राफ था जिसके सेंटेंसेस ऊपर नीचे करके दिए गए थे, प्यारा सा था, इसको आपको पढ़ना चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसमें अगला वाला जो एग्जाम्पल है, अगला वाला एक और एग्जाम्पल बचा हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। PQRS पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसके भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, और इन्हीं चारों में से किसी एक चूज करना है। तो 4 सेंटेंसेस हैं और ये 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों को आपको पढ़ना है। अब पढ़ने के बाद जो है कि सेट करना है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले, बट इन स्नैपिंग एट द सपोज्ड ट्रेजर, बट पहले से है तो बट से तो शुरू हो नहीं सकता। जब बट से शुरू नहीं हो सकता तो एक काम करें, आप जो बट वाला हिस्सा है ना उसको उड़ा दें। ये जो चौथा वाला है ये हो ही नहीं सकता। आगे देखते हैं, बी से देखते हैं, व्हेन ही वॉज, व्हेन ही तो है कौन वो, ये भी हटा दीजिए। यानी एक चीज तो क्लियर हो गया कि सेंटेंस की हमारी जो शुरुआत होने वाली है वो डी से ही होने वाली है। चेक करते हैं भाई, डी से ही सेंटेंस की अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या किया जा सकता है। देखिए, अ डॉग हैड स्टोलन अ पीस ऑफ मीट, एक कोई कुत्ता था, उसने चुरा लिया था मीट का, मतलब मांस का एक टुकड़ा जो है उसने चुराया था। ठीक है, आउट ऑफ अ बुचर्स शॉप, मतलब एक कहानी टाइप की बात हो रही है। भाई एनिमल है तो कहीं ना कहीं से तो खाएगा ना, चुराएगा क्या बेचारा, हो भूख लगी जाके खा लिया। इसमें जो लिखा वो पढ़ लेते हैं, मतलब कसाई की जो दुकान थी वहाँ से जो है कि एक मांस का एक टुकड़ा वो चुरा लेता है। ठीक है, गया। डी के बाद अब क्या लगाना है? ए लगाना है कि बी लगाना है, ये चेक करना है। बट इन स्नैपिंग एट द सपोज्ड ट्रेजर, सपोज्ड ट्रेजर है ना, ये जो दर्ड सपोज्ड ट्रेजर लिखा है, ट्रेजर मतलब खजाना होता है, सपोज्ड मतलब खुद से मान लेना कि हाँ ऐसा हो सकता है। द लगा है, यानी कि इस ट्रेजर के बारे में कहीं ना कहीं, जो भी चीज के ट्रेजर के रूप में यूज किया गया है उसके बारे में इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात जरूर की गई होगी। तो अब ये क्या बच गया आपका? ट्रेजर। यहां पर आपका क्या हो जाएगा? ये खोजना पड़ेगा, यानी कि बी नहीं, ए नहीं आ सकता डी के बाद। अब यानी तय हो गया कि अब ए के बाद जो आएगा, सॉरी डी के बाद जो आएगा वो बी ही आएगा। तो कुत्ता था, मांस का एक टुकड़ा चुरा लिया एक कसाई की दुकान से। बी देखिए जरा, व्हेन ही वॉज क्रॉसिंग अ रिवर ऑन हिज वे होम, मतलब जब वो एक रोड को क्रॉस कर रहा था अपने घर के तरफ जाने के लिए, होता क्या है कि ही सॉ, उसने देखा, क्या देखा? हिज ओन शैडो, अपनी खुद की परछाई, रिफ्लेक्टेड इन द स्ट्रीम बिलो, बिलो मतलब नीचे, स्ट्रीम मतलब नदी की जो धारा है, जो धारा वगैरह यूज होती है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, उसके लिए जो है कि वो अपनी खुद की परछाई को उसमें देखा। ठीक है, बी हो गया। सी देखिए, थिंकिंग दैट उसने ये सोचा, इट वॉज अनदर डॉग, ये कोई दूसरा कोई कुत्ता है, विद अनदर पीस ऑफ मीट, मतलब दूसरे मांस के टुकड़े के था। भाई आप पुल पे खड़े हैं, नीचे देख रहे हैं, परछाई दिख रही है आपको कुत्ते को लगा हुआ, करे तो कोई दूसरा कुत्ता है ऐसा ही मांस का टुकड़ा लिया हुआ है। ही रिजॉल्व मतलब होता है फॉर्म डिटर्मिनेशन लेना, टू डिटरमाइन, टू डिटरमाइन हो गया ना ये, मतलब कि उसने क्या लिया? डिटर्मिनेशन लिया, टू मेक हिमसेल्फ मास्टर ऑफ दैट ऑल, मतलब उसने ये प्रतिज्ञा कर ली, ये कसम खा लिया मास्टर बन जाएगा। यानी कि दैट का मतलब क्या कि वो जो मांस का टुकड़ा है ना, उस मांस के टुकड़े का भी जो है कि उसने निश्चय, उसने क्या डिसीजन ले लिया, अब ये मांस का टुकड़ा भी मेरा ही हो जाएगा, मतलब उसको भी मैं ही खाऊंगा। अच्छा, ये सोचने के बाद करता क्या, एक और बच गया, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा ये तो, बट लेकिन अब वो सोचने के लिए, इन स्नैपिंग एट द सपोज्ड ट्रेजर, मतलब जो खजाना, वो भाई कुत्ते के लिए तो खजाना ही रहेगा ना, किसी जानवर के लिए। एक मांस का टुकड़ा उसके मुंह में, दूसरा कहीं और देखा, लाल टपकने लगा, सोलह झपट करके उसको भी ले लो। तो उसको स्नैप करने, मतलब उसके ऊपर झपट्टा मारने में जो उसने सोचा था, ही ड्रॉप्ड द बिट ही वॉज कैरिंग, मतलब जैसे उसने मुंह खोला और सोचा कूद के झपट ले जाकर के उसको, वो जो उसके मुंह में जो था, पता नहीं भी ऐसी स्टोरी होती भी है कि नहीं, कुत्ते भी उतने समझदार होते हैं कि उसको पता होता है ना, कोई नदी है, पानी है, कूदूंगा तो ये मुंह से निकल जाएगा, पहले अपना खाएगा। तब कहानी अब ठीक है बना दिया गया होगा जो भी हुई है। ही ड्रॉप्ड, उसका मतलब गिर गया, क्या? द बिट मतलब मांस का जो टुकड़ा था वो गिर गया, ही वॉज कैरिंग जो वो पकड़े हुए था, एंड सो और इसलिए लॉस्ट ऑल, और सब कुछ उसने खो दिया। तो इस कहानी का अगर इसको देखा जाए, मान लेते हैं कि ऐसे अगर कभी कोई कहानी रही भी होगी,
इसका जो है सारांश क्या है, समरी क्या है, थीम क्या है? इसका थीम ये है कि आपके पास जो चीज़ है आपको पहले उतने में खुश होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। समझ में आई बात? तो कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दी चैनल। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो में। अच्छा हाँ, एक बात मैं और बताना चाहूँगा आप लोगों को। ये वाली क्लास तो 9:15 अपलोड होगी, लेकिन कल से यानी सैटरडे से जो हमारी क्लास होगी वो क्लास चलेगी 7:30 बजे से। कितने बजे चलेगी? 7:30 से अब क्लास रहेगी रोज, यानी सैटरडे के आगे से फ्राइडे तक तो रहेगी। सैटरडे को भी 7:30, संडे को भी 7:30। अब से आगे की जो क्लासेस रहेंगी हमारी वो 7:30 से रहेंगी। वो कभी भी अब वो 9:15 से नहीं चलेंगी, क्योंकि कुछ काम पड़ जाता है ना, तो सोचा गया कि क्लास थोड़े पहले कर दिया जाए और 7:30। और आप में से कुछ बच्चों ने बोला था 8 बजे तक कर दीजिए, तो 8 बजे तक सूटेबल नहीं हो पा रहा था। अब क्लासेस हमारी जो रहेंगी वो 7:30 से रहेंगी। ठीक है, तो कल वाली क्लास में 7:30 से आएगा। बाय बाय।